Hello, dear students. Welcome to my YouTube channel, The Chanakya Classes. Today, we are going to deal the topic subject and predicate. It's a very important topic. In it, we have to identify which part of the sentence is subject and which part of sentence is predicate. A sentence is divided into two parts. First one is called subject and the second one is called predicate. Subject is usually the doer of the action, no, and it is basically the center of the sentence. The sentence is about the subject, and whatever is told in the sentence about the subject is called predicate. Like I'm giving you an example. A policeman appeared on the scene. So this sentence is about the word a policeman. A policeman. A policeman appeared on the scene. Scene पे policeman आया. So policeman will be subject. अब policeman के बारे में, subject के बारे में जो भी चीजें sentence में बताई जा रही हैं, whatever the things are told about the subject in the sentence is called predicate. No? There are some ways through which you can find out, you can distinguish between subjects and predicate. Like first I have written the part of sentence that names that what the sentence is about. That name what the sentence is about. सेंटेंस का वह पार्ट जिससे हमें पता चले कि सेंटेंस किसके अबाउट है, किस चीज के रिगार्डिंग है, किस चीज के विषय में है, किसके बारे में है. दैट पार्ट इज नॉन एज सब्जेक्ट. लाइक हियर अ पुलिसमैन अपीयर्ड ऑन द सीन. तो ये सेंटेंस जो है अपीयर्ड ऑन द सीन के बारे में नहीं है. दिस सेंटेंस इज अबाउट अ पुलिसमैन. अब इस पुलिसमैन के बारे में जो भी बातें बताई जा रही हूँ, लाइक हियर द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए. तो सब्जेक्ट के बारे में किससे पता चल रहा है हमें? अपीयर्ड ऑन द सीन, इस पार्ट से. सो द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट एंड फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. मतलब जो सब्जेक्ट का मेन सेंटर हो, जिसके बारे में सब्जेक्ट हो, सॉरी जो सेंटेंस का मेन सेंटर हो उसे सब्जेक्ट बोलेंगे, और सेंटेंस जिसके बारे में हो, यूजुअली डूअर ऑफ द एक्शन हो, उसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे. और सब्जेक्ट के बारे में जो भी बातें सेंटेंस में बताई गई होंगी, दोज ऑल वर्ड्स विल बी प्रेडिकेट. लाइक वन मोर थिंग आई हैव रिटन, द सब्जेक्ट ऑफन सेज हु और व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन. सब्जेक्ट ऑफन हमेशा हमें बताता है ऑलमोस्ट कि एक्शन किसने किया, और एक्शन किसने किया, किसके द्वारा किया गया. सो द सब्जेक्ट ऑफन सेज हु और व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन that verb refers to. जो सेंटेंस में जो verb है, so obviously verb is an action word. तो उस एक्शन को जिसने किया वो सब्जेक्ट होगा. Like ये एक वर्ड this pen is, एक एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे, this pen is very good. So ये जो सेंटेंस है, क्या ये very good के अबाउट है? Is के अबाउट? No. This sentence is about this pen. ये जो सेंटेंस है this pen यानी इस पेन के, सपोज this pen is very good. ये सेंटेंस इस पेन के अबाउट है. So we'll use will write subject for this pen, और बाकी जो भी बातें बच गई वो पेन के बारे में बताया गया है, सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, that will be predicate. एक और एग्जांपल दे रहा हूं. He runs very fast. Very fast. No? तो यहाँ पे run के this sentence is about he और runs और very और fast किसके बारे में है? क्या ये बहुत तेज दौड़ने के बारे में है, या कोई प्रोनाउन है ही, किसी लड़के के लिए यूज हुआ है, किसी नाउन के लिए ही, तो यहाँ उसके लिए मेन सेंटेंस है. सेंटेंस का सेंटर क्या है यहाँ पे? सेंटेंस का सेंटर ही है. ही, तो ही विल बी सब्जेक्ट, और ही सब्जेक्ट हो गया. अब इसके बारे में जो भी, एंड हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन? रनिंग. रनिंग इज द रन्स वर्ब यहाँ पे, तो यहाँ पे रनिंग एक्शन है. कौन परफॉर्म कर रहा है? ही. तो यूजुअली मैंने बताया था द सब्जेक्ट ऑफन सेज हु और व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन, तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया. रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी प्रेडिकेट. राइट? नाउ in imperative sentence in which we have to order someone, we have to request
इन सब चीज़ों को वी हैव टू विश, नो, ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो इन सब जगहों पे यूजुअली always, not usually, always you is the subject. In imperative sentence, always you, the subject is always you, but it is implied, not stated. What does it mean? Imperative sentence में हमेशा you ही subject होता है. जैसे मैं बोलूँ come here, यहाँ तो कोई subject ही नहीं रहा और ना ही you दिख रहा है, but still here you will be subject. Why? Because मैं जब भी बोलूँगा, ऑर्डर करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, तो ऑब्वियसली अपने सामने वाले को करूँगा, एंड सामने वाले को हम सेकंड पर्सन यू से डिनोट करते हैं, राइट? इफ आई से ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सो ऑब्वियसली द पर्सन हु विल बी स्टैंडिंग बिफोर मी, मैं उसी से ना बोलूंगा कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, या फिर जो मेरे से 1 किलोमीटर दूर है उसे बोलूंगा, जो मेरे पास है उसे बोलूंगा, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज सेकंड पर्सन, और वहां पे हमें यू यूज करना है, राइट? सो इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट यू होता है, बट इट इज इम्प्लाइड. ये सिर्फ इम्प्लाइड होता है, कहीं स्टेटेड नहीं, बोला नहीं जाता. ऐसा नहीं बोलते यू कम इन, यू गेट आउट, वी जस्ट से कम इन और गेट आउट. ऑब्वियसली हम सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं वहां पे, तो सब्जेक्ट हमेशा यू हो जाता है. जैसे एग्जांपल देख लो, स्टडी वेल, स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ो. सब्जेक्ट तो कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस ऑब्वियसली हम सामने वाले को एडवाइस देंगे, जिससे हम जो हमारे सामने होगा सेकंड पर्सन, दैट इज यू. स्टडी वेल क्या हो जाएगा हमारा? स्टडी वेल हो जाएगा यू स्टडी वेल. तो ये पूरा पार्ट हमारा प्रेडिकेट होगा, और यू व्हिच इज द सब्जेक्ट वो हमारा हिडन होता है, वो बस इंप्लाइड होता है, स्टेटेड नहीं, से बोला नहीं जाता. जैसे हम बोलो गिव मी अ पेन, तो ये पूरा पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो गया, और सब्जेक्ट इसमें यू है जो हिडन है. सब्जेक्ट हम अलग से इसमें लिख देंगे, सब्जेक्ट यू और प्रेडिकेट, ये पूरा पार्ट हो गया, राइट? फिर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड फर्स्ट. इन सारी वजह से हम स्टेटमेंट्स का फाइंड आउट कर सकते हैं. यूजिंग दिस मेथड इंपरेटिव सेंटेंस का फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चंस, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इसका हम कैसे कर सकते हैं? वी कैन यूज exclamatory sentences by first we have to write it in the form of statements. Once we'll write the question in a statement or exclamatory sentences in statement, then we'll have to use the same formula, same rule, same method. जैसे यहाँ पे लिखा है how have you done your work. यहाँ जरा मुश्किल लग रहा है, क्या work subject होगा, how subject होगा, या you subject होगा? बेसिकली हमें एक सब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है सेंटेंस में, बाकी जो भी चीजें हैं वो प्रेडिकेट ऑटोमेटिकली हो जाती है, नो. सो पहले जब भी क्वेश्चन हो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो, फर्स्ट विल हैव टू राइट इट इन द स्टेटमेंट. जैसे हैव यू डन योर वर्क, स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यू हैव डन योर वर्क, राइट? हैव यू डन योर वर्क, इट इज इन इंटरोगेटिव फॉर्म. तो मैं रफ में क्या किया, उसे स्टेटमेंट में लिख दिया, यू हैव डन योर वर्क. अब यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है? इजिली वी कैन फाउंड सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, और एक्शन कौन कर रहा है? यू. तो यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, और रेस्ट पार्ट जो भी है वो रेस्ट पार्ट जो भी है, वेट लेट मी राइट इट अगेन, यू हैव डन योर वर्क, राइट? So you is subject and rest part जो भी हमारा बचा, that will be predicate. In the same way I have written how amazing the show was. Show कितना amazing था, इसका मतलब नहीं हुआ. तो first we'll have to write it in the form of statement. The show was amazing. So this statement isn't about amazing, isn't about was, it is about the show. ये statement जो है हमारा show के बारे में है, कि जो show था वो बहुत amazing था. तो the show will be subject, और rest part जो भी बचा वो हमारा predicate. So इतना ही काफी है हमारे लिए. I am recalling you all what we have studied. First one is the part of the sentence which names what the sentence about is called subject. किसके बारे में सब सेंटेंस बता रहा है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो भी बातें पता चलती हैं सेंटेंस से, दैट इज प्रेडिकेट. यूजुअली सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन होता है. स्टेटमेंट के बारे में नो. फिर उसके बाद
imperative sentences में always subject is you, which is hidden, which is not stated, but it is implied, क्योंकि हमेशा order, request, treaty ये सब हम किसके साथ, अपने सामने वाले के साथ करते हैं, that is second person. Second person के लिए we use you. फिर आता है state interrogative sentences and exclamatory sentences. First we have to write it in the form statement, और फिर statements हम easily find out कर सकते हैं. So that's all for now for this topic, subject and predicate. Hope you understood the topic. If you did, अगर आपको समझ में आता है, if you do understand this topic, let me know कि आपको समझ में आया. Thank you.